नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने आपके लिए एक और क्लास लाई है जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल करने का प्रयत्न किया है, जो आपके आगामी शिफ्टों में, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आरंभ करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होना चाहिए। ए, जन्म के वजन का 2 गुना, बी, जन्म के वजन का 3 गुना, सी, जन्म के वजन का 4 गुना और डी, जन्म के वजन का 5 गुना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन जन्म के वजन से 3 गुना होना चाहिए। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के दौरान उसका वजन 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक होता है। लेकिन जब 1 साल की अवधि उसकी पूर्ण हो जाती है तो 1 साल की अवधि पूर्ण होने पर उसका वजन 8.6 से लेकर के 10.4 किलोग्राम तक होना चाहिए। अगर लंबाई की बात करें तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे की औसत जो लंबाई होती है वो 71 सेंटीमीटर तक होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ए, डिसलेक्सिक हैं, बी, सृजनात्मक हैं, सी, बुद्धिमान है, डी, विकलांग है। तो इसमें पूछा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न किन बच्चों की पहचान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक है। ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक होते हैं उनकी सोच में अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरणों अर्थात संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रस्ताव रखा था। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए, लेव वाइगोत्स्की, बी, जीन पियाजे, सी, लॉरेंस कोहलबर्ग और डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास के 4 चरणों अर्थात संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रस्ताव जीन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न है, रेमंड कैटल के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए, बढ़ती है, बी, गिरावट आती है, सी, स्थिर रहती है और डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमंड केटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि ए, उन्हें आज्ञाकारी बनाए, बी, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करे, सी, स्कूल में शिष्टाचार सिखाएं और डी, उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाया जा सके। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शामिल गतिविधियों का समावेश, सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना और डी, एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये तरीका जो है वो उपयुक्त नहीं है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना चाहिए, यानी नए नए तरीके बच्चों को बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शामिल गतिविधियों का समावेश होना चाहिए, जो जो गतिविधियाँ करते हैं उनके दैनिक कार्यों में वो शामिल होना चाहिए और एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना चाहिए। बड़ा कार्य है तो छोटे कार्य में तोड़ करके बच्चों को समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में बौद्धिक विकास को समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित किया गया है। ए, संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, बी, प्रतीकात्मक विचार की अवधि, सी, पूर्व धारण विचार की अवधि और डी, सहज विचार की अवधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि। पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत में
विकास के चरण में बौद्धिक विकास को समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित किया गया है, तो वो समय हो जाएगा संवेदी गतिक अनुकूलन का समय। अगला प्रश्न है, सौर्यदल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है? ए, इसमें 5 महिलाएं व 5 पुरुष शामिल होते हैं। बी, सौर्यदल के सदस्यों में एक प्रबंधन समिति एवं 4 विशेष कार्य समिति होंगी। सी, इच्छुक व्यक्ति की उम्र 15 से 45 वर्ष की होगी। डी, सौर्यदल का कार्य अपराधियों को दंड देना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त सौर्यदल में 5 महिलाएं 5 पुरुष शामिल होंगे। सौर्यदल के सदस्यों में एक प्रबंधन समिति और 4 विशेष कार्य समिति होंगी। इसके अतिरिक्त इच्छुक व्यक्तियों की उम्र 15 से 45 वर्ष की होगी। मध्य प्रदेश में सौर्यदल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाई गई थी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। तो सौर्यदल आप याद रखें 2018 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान स्थापित नहीं होता तो भूमिका में भ्रम होता है। तो रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है। ए, आत्मीयता, बी, पहल, सी, परिश्रम और डी, पहचान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार यदि पहचान स्थापित नहीं होती तो भूमिका में भ्रम होता है। एरिक्सन का मानना था कि किशोर अवस्था का प्राथमिक मनोसामाजिक कार्य एक पहचान स्थापित करना होता है। किशोर अवस्था में बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ इत्यादि प्रश्नों के साथ में वो संघर्ष करते रहता है। इसलिए इसका सही उत्तर याद रखें, पहचान। अगला प्रश्न है, बबलाना आयु में प्रारंभ होता है। तो यहाँ बबलाने से तात्पर्य अलग अलग शब्दों को बार बार दोहराना है। ए, 6 से 10 माह, बी, 12 से 15 माह, सी, 15 से 20 माह और डी, 1 माह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 10 माह। आमतौर पर शिशु जो होता है वो 6 से 10 महीने की उम्र में बबलाना शुरू कर देता है। अलग अलग प्रकार के शब्द बोलने लगता है बार बार, जैसे माँ, दे, दी, दा, की, ने, ऐसे अक्षर बार बार वो दोहराता है, इसे बबलाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए शिक्षकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। बी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। सी, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर। और डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया है। तो रिक्त स्थान पे पूर्ति करना है। ए, बाहरी सुदृढ़ीकरण, बी, आंतरिक सुदृढ़ीकरण, सी, बाहरी कारक और डी, आंतरिक फैक्टर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंतरिक सुदृढ़ीकरण। बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को आंतरिक सुदृढ़ीकरण के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि ये सारी जो भावना है ये अंदर से ही प्रेरित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ए, कक्षा में होंठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना। बी, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा। सी, सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना। डी, घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथनों का उपयोग करना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो उस दौरान जो ऐसे बच्चे होंगे वो जो भी अधिगम होगा उसे सीख नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है बताना है। ए, वर्ष के अंत में मूल्यांकन। बी, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण। सी, अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण और डी, अनुशासन बल। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण शामिल होता है। अगला प्रश्न है,
HIV का आनुवंशिक पदार्थ है? तो HIV का आनुवंशिक पदार्थ बताना है। ऑप्शन ए है SS-DNA, बी SS-RNA, सी DS-DNA और डी DS-RNA। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SS-RNA, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है, क्योंकि HIV जो है एक RNA वायरस है तो इसलिए RNA से संबंध दिया आएगा, लेकिन इसमें सिंगल स्ट्रक्चर्ड RNA इसका आनुवंशिक पदार्थ है। ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ए सामाजिकरण, बी संस्कृति, सी ट्यूशन, डी मीडिया। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो सामाजिकरण में भी लिंग का विभेद मिलता है, संस्कृति में भी और मीडिया के द्वारा भी, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2019, बी है 26 मार्च 2020, सी है 12 मई 2020 और डी है 15 मई 2020। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 2019 को टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। इसके अलावा प्रारंभ की गई। इसके अलावा हर साल जो है टीबी के लिए अलग अलग योजनाएं बनाकर काम कर रहा है, क्योंकि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का मकसद है कि साल 2025 तक भारत में टीबी रोग को खत्म करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ के प्रमुख कार्य में शामिल नहीं है। ए बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, बी बच्चों की स्कूल में एडमिशन कराना, सी आपात स्थितियों में बच्चों को सहायता प्रदान करना, डी जल स्वच्छता स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना जिससे लोगों तक सुरक्षित पानी की सुविधा पहुंचे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना। ये यूनिसेफ का कार्य नहीं होता। यूनिसेफ की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बच्चों की सहायता और समर्थन देने के लिए इसे स्थापित किया था। इसमें उन्होंने अपना एक उद्देश्य निर्धारित किया था कि बच्चों के जीवन को बचाना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है और उनकी क्षमता को पूरा करना है। तो इन सभी मकसद से यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए? ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी फ्रायड और डी पावलोव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉर्नडाइक। सीखने का मुख्य नियम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था और इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से बच्चों को सीखने के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने इन नियमों को विकसित करने के लिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, ये सारे नियम दिए थे। तो सही उत्तर याद रखेंगे थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, विकास में क्रम पाया जाता है। तो विकास में कौन सा क्रम पाया जाता है बताना है। ए सिर से पांव तक, बी धड़ से कमर तक, सी कमर से पांव तक और डी पांव से सिर तक। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास के क्रम में जो विकास का क्रम होता है उसमें सिर से लेकर पांव तक के क्रम को देखा जाता है। इसे शीर्षगामी विकास के नाम से भी जानते हैं। ये विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसमें शरीर के ऊपरी भागों का विकास पहले होगा और निचले भागों का विकास बाद में होगा। तो शरीर के ऊपरी भागों का विकास इसमें पहले होगा और निचले भागों का बाद में, ये ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम से क्या आशय है? ए 16 वर्ष से कम उम्र के बालक का आपात स्थिति में काम करना, बी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का कारखाने में काम करना, सी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक का फैक्ट्री में काम करना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का कारखानों में काम करना। ये बाल श्रम अधिनियम से संबंधित है। भारत में बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 में सर्वप्रथम लाया गया था और इसमें ही उपबंध किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। और इसके बाद में इसमें समय समय पर काफ़ी चेंजेस आते गए। 2015 में भी एक नियम लाया गया। इसके अंतर्गत जोखिम भरे कार्य से संबंधित कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालकों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कब समझौता ज्ञापित किया गया था?
ए 1999, बी 1989, सी 1970 और डी 1979। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1989। बालकों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 1989 में समझौता किया गया था। सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1959 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा कर दी गई थी और 20 नवंबर 1989 को बालकों के संरक्षण को लेकर संरक्षण को लेकर के जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन्हें लागू कर दिया गया था, अपनाया गया था। और 1990 में देखिए 1989 में इन कानूनों को अपनाया गया और 2 सितंबर 1990 से इसे लागू कर दिया गया। तो ये बालकों को संरक्षण को लेकर जो नियम बनाए के 1989 में बनाए गए थे और 1990 से लागू हो चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश बाल आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए जयंती पटनायक, बी स्मृति ईरानी, सी देवेंद्र मोरे और डी है प्रियांक कानूनगो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र मोरे। देवेंद्र मोरे जो हैं वो मध्य प्रदेश बाल आयोग के वर्तमान के समय में अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी और यह स्थापना 2005 में एक अधिनियम आया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसके तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है वे किससे समुन्नत करती हैं? ए प्रतिस्पर्धा को, बी कुंठा को, सी रटकर याद करने को और डी सृजनात्मकता को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सृजनात्मकता को। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है वे सृजनात्मक को समुन्नत करती हैं। अगला प्रश्न है, जो बालक किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार दोष सिद्ध करार दिया जाता है उन्हें किस प्रकार के गृह में रखा जाता है? ए संप्रेक्षण गृह, बी विशेष गृह, सी बाल गृह और डी पश्चातवर्ती गृह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेष गृह। यह किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। इस बोर्ड में अगर बच्चों को अपराधी पाया जाता है तो अपराधी के दोषी सिद्ध होने पर उन्हें जेल में नहीं रखते हैं बल्कि उन्हें विशेष गृह में रखते हैं। लेकिन अगर बच्चे को केवल गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है और उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया है तो उस समय पे उन्हें निगरानी गृह में रखा जाता है। तो वो भी आप याद रखेंगे, जब गिरफ्तार हो चुका है और उसे किसी प्रकार की जमानत नहीं मिली है तो निगरानी गृह में उन्हें रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बच्चों के शारीरिक विकास व वृद्धि को नियंत्रित करती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी जनन ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि और डी पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और ये विकास वाले हार्मोन की बढ़ोतरी और शारीरिक विकास को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, बी 20 नवंबर, सी 8 मार्च और डी 14 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह मनाने का आरंभ जो हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में घोषित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लाया गया? ए 1990, बी 1985, सी 1987, डी 1989। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लाया गया था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को 22 मई, डेट भी याद रखें आप, 22 मई 1987 को लाया गया था। और 1987 का अधिनियम लाने से पहले भी एक अधिनियम था, उसे 1912 में लाया गया था, लेकिन इस अधिनियम का नाम भारतीय पागलपन अधिनियम था। और इस भारतीय पागलपन अधिनियम को प्रतिस्थापित करके मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए अनुकरण, बी प्रशंसा व निंदा, सी प्रतियोगिता, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता तीनों ही शामिल होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारक होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारण। अगर इसमें व्यक्तिगत कारण का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या स्वयं के द्वारा। इसके अलावा पर्यावरण कारण भी इसमें शामिल होते हैं, शैक्षिक कारक भी शामिल होते हैं और भी अन्य दूसरे कारक भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इनकी IQ का सम प्रत्यय सिरिल बर्ट ने दिया था, बी इनका IQ 90 से कम होता है, सी इनका इसका कारण घर में होने वाले झगड़े भी होते हैं, और डी यह सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिछड़े बालक कभी भी सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। इनकी IQ का संप्रत्यय सीरियल बर्ट ने दिया था, ये करेक्ट है। इनका IQ जो है 90 से कम होता है, ये भी करेक्ट है। और इसका कारण घर में होने वाले झगड़े भी होते हैं। और अगर पिछड़े बालकों की विषय में बात करें तो इस सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल में काम में धीमी गति से सीख पाते हैं। वे अपनी उम्र के दूसरे साथियों के मुकाबले सामान्य स्तर से काम करने में थोड़ी कठिनाई सी महसूस करते हैं, और पिछड़े बालकों को धीमी गति से सीखने वाला भी कहा जाता है। इनका जो EQ होता है, EQ से तात्पर्य यहाँ पे एजुकेशनल क्वोशेंट होता है, और वो 70 से कम होता है। 70 से कम होता है। तो 70 से कम अगर एजुकेशनल क्वोशेंट होगा तो वो ऐसे बालक जो होंगे वो पिछड़े बालक कहलाएंगे, बल्कि इनका IQ जो होता है वो 90 से कम में काउंट किया जाता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह से हम और भी अभ्यास प्रश्न आपको देंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।